हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है सन 2023 वाला, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर में हम लोग आज चुने हैं किसको? साइंस को। किसको चुने हैं? साइंस को। यानी आज हम इस सेशन के अंतर्गत साइंस का जो मॉडल पेपर है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग ये जानते ही होंगे क्या कि आपको जो सन 2023 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है ना। आपका इसमें 1 से लेकर जो 20 नंबर तक क्वेश्चन है, आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। उसके बाद का जो प्रश्न रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, विस्तृत प्रश्न रहेगा। और दोस्तों, आपका ये जो प्रश्न पत्र रहेगा ये 2 खंड में विभक्त रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में। और जो आप खंड आ रहेगा वो क्या रहेगा? ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसको आपको अपने OMR शीट में भरना रहेगा। इसके बाद जो आपका खंड बा रहेगा, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेगा और आपको उसको हल करना है ना। तो आइए देख लेते हैं, इसमें कुछ निर्देश दिए गए उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपने इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला निर्देश क्या है दोस्तों कि प्रारंभ में जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। आपको जो 15 मिनट पहले दिया जाएगा, आपको अच्छे से अपने इस जो प्रश्न पत्र रहेगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये आपको निर्देश ज़रूर पढ़ना है, आपको ये अपना ये निर्देश ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप इसके माध्यम से आप अपने पूरे पेपर को एक संक्षिप्त रूप से समझ पाते हैं कि आपको करना क्या है इसमें। सेकंड क्या कह रहा है कि खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पी है। देख लीजिए, आपको यहाँ बता दिया, जो आप खंड आ रहेगा इसमें प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा और जिसमें 4 उत्तर विकल्प के रूप में दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनकर अपनी पत्रिका में आपको लिखना है। जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपको भरना रहेगा। उसके बाद जो आपका खंड बा है ये क्या रहेगा? वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेगा। हम अभी बात कर चुके थे ये रहा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका खंड आ है और खंड बा है ये भी आपके 3 उपखंडों में विभक्त रहेगा, का खा गा। यानी आपका जो खंड आ है ये 3 उपखंडों में विभक्त रहेगा और जो खंड आपका बा है ये भी क्या रहेगा? 3 उपखंड में विभक्त रहेगा। इतना समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। जो आपका जो प्रत्येक खंड है यानी आपको सीरियल बाय सीरियल आपको प्रश्न करते आना चाहिए। और मान लीजिए अगर बीच में आपका एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए उतना गैप छोड़ दीजिए, है ना। कि इससे क्या रहेगा, जो एग्जामिनर होगा उसको कॉपी चेक करने में आसानी होती है, वो कहीं भी आपको कॉपी चेक करते समय भटकता नहीं है, तो इसलिए उसको नंबर देना भी आसान हो जाता है। इसके आप बात करें दोस्तों कि आपको प्रत्येक जो खंड आप शुरू करेंगे, चाहे उपखंड हो चाहे खंड हो, आपको नए पेज शुरू करना है। क्या करना है? नए पेज से शुरू करना है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एक खंड खत्म होता है तो आप वहाँ से मत शुरू करिएगा, आपको एक नया पेज लेना है, वहाँ से शुरू करना है। इसके बाद दोस्तों, आपका जो चौथा नंबर पॉइंट है वो कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये तो आपके लिए है, अगर आप जितना अधिक क्वेश्चन वहाँ पे करके आएंगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन वहाँ पे करके आते हैं। अगला कह रहा है क्या कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। यानी जो प्रश्न जितने अंक का रहेगा उतना अंक उस प्रश्न के आगे लिख दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। आपको इसमें करना क्या दोस्तों कि जो आपका उत्तर रहे बहुत ही स्वच्छ रहे, बहुत स्पष्ट रहे, और जो आपका चित्र रहे एकदम स्पष्ट बना रहे। और आप वो अधिक क्या करिए, जो समीकरण रहेगा समीकरण को आप भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है ना। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपको, वो कह रहे आपसे बहुत संतुष्ट रहेगा, तो आपको नंबर देने में वो भी कुछ भी कंजूसी नहीं करेगा, बहुत सिंपल से आपको नंबर दे देगा। इसके बाद दोस्तों, आपको टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा, जिसमें आपको 15 मिनट दिया जाएगा क्या? पेपर को अच्छे से रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और जो 3 घंटे का आपका क्या रहेगा? पेपर रहेगा। क्या रहेगा? पेपर रहेगा। और पूर्णांक कितने का है? 70। कितने का? 70 नंबर का है। और आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे क्या इस बार का एम क्या है हम लोगों का? 90+ नंबर लाना है। क्या लाना? 90+% नंबर से ज़्यादा लाना है और टॉपर की श्रेणी में जाना है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें एक बात और खासियत ये है, अगर आप अपना एकेडमिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें आपको चाहिए राइटिंग स्पीड की चाहिए, राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि अपना 3 घंटे में उनको पेपर आता रहता है, लेकिन वो अपने पेपर को 3 घंटे के अंतर्गत कवर नहीं कर पाते हैं। क्या कवर नहीं कर पाते हैं? और दोस्तों, राइटिंग स्पीड के साथ साथ आपको चाहिए क्या? बेस्ट राइटिंग भी चाहिए। आपकी राइटिंग लेखन कला भी अच्छी होनी चाहिए। आपको दोनों ध्यान देना, आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और प्लस आपकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तब जाकर जो आपका
हर आप जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, जितने भी आप पेपर देंगे, सब आप कवर कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे जो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आता रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि टाइम के अभाव के कारण लिख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड कम होती है। और क्या करते हैं, अगर वो अपनी राइटिंग बैठाने लगते हैं, अपनी राइटिंग कला को अच्छी करने लग जाते हैं, तो उनका करते हैं उनकी राइटिंग स्लो हो जाती है। इसलिए क्या कीजिए दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है, आप क्या कर लीजिए, आप अपनी राइटिंग प्लस जो आपकी राइटिंग कला है, स्पीड प्लस जो राइटिंग है, इसको बैठाइए, उसको आप बेहतर करिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए। और दोस्तों हमारी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग खंड आ में। खंड आ आप लोग जो जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रश्न आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। और जो प्रत्येक खंड आ, प्रत्येक जितने भी खंड है आपको उपखंड भी विभक्त मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं, पहला जो खंड आ है इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपका जो पहला है खंड आ है, ये क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप अभी हम बात कर चुके थे कि जितने भी खंड आएंगे सब में क्या रहेगा, उपखंड का खा गा रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर है उपखंड का है, यानी खंड आ में उपखंड खा है, का है, क्या है, उपखंड का है। और खंड आ का इस तरह का प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो संयोजन होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें क्या समान रहता है, आपको ये बताना है। धारा समान रहती है कि विभवांतर समान रहता है, कि आवेश समान रहता है, कि प्रतिरोध समान रहता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो अगर प्रतिरोधों का समांतर क्रम लगाते हैं, समांतर क्रम ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ये क्या समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों, कि इसमें जो प्रतिरोध होता है ये इसमें क्या समान रहता है, जो प्रतिरोध रहता है समान रहता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से धारा निकलेगी तो यहाँ पे क्या होता है कि धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी, लेकिन जो प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध तीनों में समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम की बात करें दोस्तों, समांतर क्रम में प्रतिरोधों में क्या रहता है, विभवांतर समान रहता है और धारा भिन्न भिन्न रहती है। क्या धारा भिन्न भिन्न रहती है प्रतिरोधों में। अगर समांतर क्रम है तो क्या कहते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध का विभवांतर समान रहता है लेकिन धारा भिन्न भिन्न रहती है। अगर जस्ट आप इसे उल्टा बात करें, अगर श्रेणी क्रम की बात करते हैं, श्रेणी क्रम में भी ये उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और विभवांतर अलग अलग रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के अपवर्तनांक किसमें अधिकतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है किस कलर का अधिकतम होता है। तो अपवर्तनांक क्या था दोस्तों, कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश कांच से टकराने के बाद कितना अधिक झुकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे अधिक झुकती है आपकी बैगनी कलर की रंग। अगर किसी प्रकाश को, अगर बैगनी कलर के प्रकाश को अगर कांच से प्रकाशित करेंगे तो सबसे अधिकतम उसका अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें दोस्तों, होता है लाल का। किसका होता है, लाल का। लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम फैलता है, और बैगनी सबसे अधिक फैलती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है। जो मनुष्य की आंखें हैं, आंख के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक मेंस में से R1 और R2 प्रतिरोधों को 2 तार समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। 2 तार आपस में जुड़ा हुआ है, और यदि इसमें प्रवाहित धारा I1 व I2 हो और प्रति सेकंड उसमें कौन है, H1 व H2 हो, तो आपको वेद का बताना है कि H1 व H2 का अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा क्या कि होता है H बराबर होता है क्या, V² इंटू टी अपान क्या होता है, R होता है। इतना होता है ना। और दोस्तों यहाँ पे कौन सा क्रम बोला है, समांतर क्रम बोला है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, जो V रहेगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे समान रहेगा। ऐसे आप अगर यहाँ H1 मान लीजिए, ये H1 है और ये क्या हो जाएगा, R1 है, क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, है ना। H1 R1, अगर इसका अनुपात निकाल देंगे हम, H2 हो जाएगा। H2 बराबर हो जाएगा क्या, V², क्या हो जाएगा, V² इंटू टी, क्योंकि प्रति सेकंड से 2 में 1 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, R2 अपान क्या हो जाएगा, R1। किसके बराबर हो जाएगा, H1 अनुपात H2 का जो अनुपात आएगा, R2 अनुपात R1 आएगा। जो H1 अपान अनुपात आएगा, R2 अपान क्या हो जाएगा, R1 आएगा। तो आप लोग देख लीजिए H1 अपान H2 का जो मान है किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर, है ना। R2 अनुपात क्या हो जाएगा, R1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण
परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो आपको निकल रहा है क्या कि किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन किस नियम के द्वारा किया जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है कि किस नियम के द्वारा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल के अनुसार क्या किया जाता है कि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी नोटेड क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान जरूर अपने माइंड में रख लीजिए कि विद्युत धारा का आकलन किसके द्वारा होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि एक जनित्र उत्पन्न करता है, जो जनित्र होता है डायनेमो होता है, डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है ना। जो डायनेमो होता है, डायनेमो किसका ये क्या चीज़ उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल दोस्तों, सिंपल ये है कि अगर एक क्या है, एक उत्तल लेंस है, ये क्या है उत्तल लेंस है, ये क्या है मुख्य अक्ष है ना। तो आपको ये करना है, बताना है कि अगर जो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनाना है तो प्रतिबिंब तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, आपको ये बताना है। दोस्तों अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आप इसको सिंपल से बता सकते हैं, अगर वस्तु आपकी F1 तथा 2F1 के बीच अगर स्थित रहती है तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप वस्तु को F तथा 2F के बीच रखते हैं तब जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। इतना कन्फर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। अब हम दोस्तों आपका केमिस्ट्री शुरू होता है, यहाँ से अब आपको जो उपखंड का था उसमें आपका फिजिक्स रहेगा और उपखंड खा में आपका केमिस्ट्री रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसका जो इसमें आपको एक रिएक्शन दिया है और यहाँ पे एक दे दिया है वाई, क्या दे दिया है वाई बता दिया। तो आपको बताना दोस्तों वाई के स्थान पे कौन सा यहाँ पे कंपाउंड आएगा जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। आइए देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या यस है, लेकिन यहाँ पे यस कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे यस कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो एक तो हमारा आ गया क्या, एस पकड़ में आ गया ना कि यहाँ पे यस नहीं है। सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है कितना है ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखो क्या कितना ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन दिख रहा है ना। क्या हो जाएगा, O2 आ गया, यहाँ भी 4 हो जाएगा ना। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 2 एच है, यहाँ 2 4 यहाँ भी 4 एच है, 2 फ्लोरीन सॉरी आयरन है। क्लोरीन देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 2 6 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन, 6 क्लोरीन है। यहाँ देखिए 2 यहाँ पे, यानी 4 यहाँ पे, 4 2 6 यहाँ पे। तो यहाँ तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे केवल SO2 ही गायब है। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे SO2 ही क्या है, गायब है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए SO2 कहाँ पे है, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको इस तरह क्वेश्चन करना क्या है कि आपको दोनों तरफ के जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, आपको मैच करा देना है और संतुलन कर देना है कि क्योंकि यहाँ पे जो संतुलन का नियम है वही आपको यहाँ पे लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे जो ज़्यादा हो, यहाँ पे जो कम हो, आप लोग मिला लीजिए। जो अगर यहाँ पे जो नहीं पाया जाता है वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में परस्पर मिला जाता है। यानी अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है तो इसमें किस तरह का कंपाउंड या अभिकारक रिएक्टेंट मिलाए जाते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कब बनती है, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तब क्या बनता है, तब लवण और जल बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास, अम्ल एवं क्षार के पास, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैट में क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि जो मैट है किस किस कंपाउंड के मिलने से बनता है। तो ये बनता है CU2S और FeS, CU2S और FeS मिलकर क्या बनते हैं, मैट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सजातीय युग्म बताना है आपको, कि आपको इसमें ये बताना है कौन सा सजातीय युग्म है। तो दोस्तों आपको पता होगा क्या कि जो सजातीय युग्म खासियत ये होती है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, दोनों युग्म में समान होने चाहिए। तो आपको ऐसा कहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर समान क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे OH है और कहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइल ग्रुप है। तो दोस्तों एल्काइल जो ग्रुप है इसका एक फार्मूला क्या होता है, C2H2N
-2। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप का फार्मूला है। ये बहुत सिंपल, आप इसी पर रख दीजिए। सर यहाँ पे n रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे n रहेगा, CnH2n-2। n मतलब होता है दोस्तों कार्बन की संख्या, क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है, यहाँ पे कार्बन की नंबर होता है, यहाँ पे कहाँ पे n बराबर होता है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे इसी फार्मूला रख लीजिए कि कौन सा आपका सटीक आंसर आ सकता है। अगर मान लीजिए n बराबर 3 रखते हैं तो जगह 3 जगह C3, 2 3 दूना 6 6 में 2 का कितने बचेगा, 4 बचेगा। तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर हम C बराबर 3 रखते हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा C3 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 में 2 के 4, यानी आपका क्या जाएगा, D के पास जाएगा। यानी अगर हम C बराबर 3 रखते हैं तो हो जाएगा C3, और यहाँ देख लीजिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 6 में 2 के 4, तो हो जाएगा C3H4। आपका क्या जाएगा, C। यानी इस जो हम अभी फार्मूला बताए दोस्तों, इस फार्मूले पे कौन पालन कर रहा है, इस फार्मूले का पालन कर रहा है C3H4, इसलिए आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C3H4। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। अब आइए देख लेते हैं उपखंड क्या है। इसमें हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम का काम क्या है। जो पादप है, पादप में जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम होता है दोस्तों जल का वहन करना। जल का वहन करने में प्रयोग प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है जाइलम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। आपको दोस्तों ये बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से आपको बताना है कि कौन सा जीव बनता है। ये बनता है दोस्तों विषाणु। विषाणु एक मात्र ऐसा जीव है जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बना होता है। अगला है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको इसमें ये बताना है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो मादा जनन तंत्र नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो शुक्रवाहिनी होती है पुरुषों में पाई जाती है, इसलिए आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिनियाँ मादा जनन तंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप है। यानी अगर द्विसंकर का रूप दिखाना है तो किस तरह का प्रारूप बनता है। तो ये बनता है 9:3:3:1 का अनुपात होने पर द्विसंकर का आदर्श प्रारूप बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये किया गया था डार्विन ने। किसने किया, डार्विन ने क्या किया, इस यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट भी नोटेड है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ATP तथा NADP.2H का निर्माण कहाँ पर होता है। आपको ये बताना है कि जो ATP है और NADP है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। आपके लिए ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम्स है और लाइसोसोम्स है। आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो आपको पता है जो ATP है और NADP.2H है इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये हम इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन पाया जाता है, यानी जो मुकुलन विधि है, मुकुलन किस जीव में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, ये मुकुलन दोस्तों एक जनन का करने का एक भाग है। क्या, जनन जो पौधों में जनन का एक तरीका है ना। तो ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। आप पहला ऑप्शन क्या है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में या इन सभी में। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों क्या कि जो मुकुलन होता है, मुकुलन इन सभी तीनों में पाया जाता है। यानी प्लेनेरिया में भी पाया जाता है, हाइड्रा में भी पाया जाता है और लिस्मानिया में भी पाया जाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसके पास, डी के पास जाएगा, है ना। अब देख लेते दोस्तों अपना हम उपखंड जो बा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, उपखंड बा में पढ़ेंगे वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। अब देख लेते हैं उपखंड बा में, इसमें आपका जो उपखंड बा का, अब उपखंड का देख लेते हैं, है ना। अभी हम लोग बात कर चुके थे कि जो आपका खंड है, खंड किसमें विभक्त रहेगा, उपखंड में विभक्त रहेगा, यानी का, खा, गा में विभक्त रहेगा। तो अब हम लोग खंड बा में पहुँच गए हैं, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेगा, व्याख्या करने का रहेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है क्या कि समांतर क्रम में जोड़े। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन करना है। आपको सिद्ध करना है कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आता है। देखिए यहाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 1 बराबर R बराबर क्या होता है, 1 बराबर R1 प्लस 1 बराबर R2 प्लस 1 बराबर R3। आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, निगमन करना है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर ही होंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस को परिभाषित करना है। यानी लेंस का जो प्रथम फोकस है और द्वितीय फोकस उसको परिभाषित करना है। और एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींची, जबकि वस्तु की स्थिति हमको दिया है क्या, 2f पर स्थित हो। यानी अगर वस्तु की स्थिति यानी क्या है, एक उत्तल लेंस है, ये क्या उत्तल लेंस है दोस्तों। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन है ना, और जिसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे कहना कि दोस्तों आपको जो लेंस है, लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित करना है, इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर। और सेकंड क्या है दोस्तों कि अगर एक वस्तु की स्थिति 2f पर है, कहाँ पे है, अगर 2f पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और विथ आरेख आपको बताने के लिए 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। इस तरह से आपको टोटल कितना मिल गया, 4 नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना है। यानी जो आपका मानव नेत्र है, जितने भी इसके भाग हैं सभी का आपको वर्णन करना है। और इसके बाद कह रहा है किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना दोस्तों कि जो मानव के प्रत्येक भाग है उसका भी वर्णन करना है, प्रमुख भागों का वर्णन करना है। और क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का जो मानव नेत्र है, इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किस तरह से इसका आरेख बनता है, आपको ये भी बनाना रहेगा। अगला आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब विस्तृत प्रश्न आता है, इसमें आपको 4 नंबर दिया जाएगा था, इसमें अब आपको 6 नंबर दिया जाएगा, है ना। और आपको इसमें से एक ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यानी आपको अथवा करके दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो आपके प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसकी आपको रचना करनी है, कार्यविधि लिखना है और सचित्र वर्णन करना है ना। आपको क्या करना है कि इसकी जो कार्यविधि है, प्रत्यावर्ती धारा दृष्टि की प्रत्यावर्ती धारा जनित की है दोस्तों, आपको इसका कार्यविधि लिखना है, सचित्र वर्णन करना है और इसकी जो प्रमुख भूमिका है, रचना है, आपको उसका भी निर्माण करना है, जिसके लिए आपको दिया जाएगा 6 नंबर। यानी रचना के लिए दिया जाएगा 2 नंबर और कार्यविधि के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो सचित्र वर्णन करेंगे आप, इसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 नंबर आपका हो जाएगा। इसमें आपको एक अथवा क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिए। अथवा करके क्या दिया है देख लीजिए। यहाँ पे अथवा करके दिया है कि अगर आप उसको नहीं करते यहाँ पे क्या कर दीजिए कि जो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का जो नियम, आप इसको लिख दीजिए। और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के नियम से। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये फ्लेमिंग का नियम है क्या, है ना। आप अगर वो नहीं प्रश्न करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित नहीं करते हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा, 6 नंबर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं उपखंड खा में। उपखंड खा में हम लोग देखते हैं क्या, इसमें हम लोग केमिस्ट्री का नंबर आता है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में अगर हम लोग देखें 5 का अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि धावन चूड़ा बनाने की विधि और 2 उपयोग लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विकर्ण संबंध उदाहरण से समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर आप धावा चूड़ा बनाने की विधि और उसका 2 उपयोग लिखते हैं तो इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर। और विकर्ण संबंध अगर ज्ञात करते हैं और उसका भी एक आप उसको उदाहरण दीजिए, विकर्ण संबंध क्या होता है आप उसको बताइए और उदाहरण भी दीजिए, इसके लिए दिया जाएगा आपको 2 नंबर। टोटल कितना होगा, 4 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का ए देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखना है। आपको दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि आपका इसमें IUPAC नेम दे दिया गया है। अब आपको इसकी संरचना का निर्माण करना है, इसकी संरचना आपको बनानी है ना। पहले क्या है, प्रोपेन टू ऑल, यानी आपको क्या करना है, 3 कार्बन जोड़ना है। 3 कार्बन जोड़ने के बाद आपको क्या कर देना है कि दूसरे स्थान पर OH जोड़ देना है। ऑल किसका होता है, OH का होता है ना, तो आप उसे जोड़ दीजिएगा। जैसे हम देख लेते हैं, ट्राई कर रहे हैं बनाने का। यहाँ कितने कार्बन, 3 कार्बन, एक प्रोपेन 3 कार्बन हो जाता है, 3 कार्बन हो गया, है ना। उसके बाद क्या करना है, 2 पे जोड़ना है OH। यहाँ आप देखो, या 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो अगर यहाँ पर हम 2 1 2 3 हो गया, यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH। तो आपकी संरचना कैसे बनेगी, इस तरह से आपकी संरचना बन जाएगी किसकी, प्रोपेन टू ऑल की। यहाँ पर आप CH2 जोड़ दीजिए, CH2 हो जाएगा, CH3 CH2, एक बार फिर बना कर प्रेस करते हैं, इन जोड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ 3 रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया।
और क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो आपकी संरचना इस तरह से आपको संरचना का निर्माण हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में है क्या कि आपको बनाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक अम्ल बनाना है। इसकी संरचना कैसे बनेगी दोस्तों, तो इसकी संरचना का ध्यान कितने बनाना, प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन जोड़ना है ना। तो देख लीजिए, एक यानी CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3 और उसके बाद CH, यहाँ आप देख लीजिए CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा COOH, जो ओइक अम्ल होता है किसका होता है दोस्तों, COOH का क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, आपको हाइड्रोक्सी भी लाना है तो यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो आपका सिंबल किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर सिंगल बॉन्ड लगाकर OH कर देना और बगल में सिंगल बॉन्ड लगाकर COOH करने पर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक अम्ल आपका बन जाएगा। इस तरह से आपको 2 नंबर दिया जाएगा। सेकंड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण से खनिज और अयस्क को स्पष्ट करना, यानी आपको खनिज की डिफिनेशन लिखना है और अयस्क की डिफिनेशन लिखने के बाद आपको उसका एग्जाम्पल भी देना है, जिसके लिए आपको दिया जाएगा कितना नंबर, 2 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। अब आइए देख लेते हैं उपखंड ख का विस्तृत उत्तरी प्रश्न क्या है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन अगर बात करें 7 नंबर, तो निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है, आपको इसके विषय में लिखना है। पहला क्या है कि जो कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया होती है, इसके बारे में लिखना है, इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर। सेकंड क्या है कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं, और एग्जाम्पल देने से आपको मिलेगा 2 नंबर, यानी संक्रमण तत्व क्या होता है, आप इसको इसके बारे में बताइए क्या होता है, प्लस एग्जाम्पल देने से आपको दिया जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण बताइए। जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का IUPAC जो नामकरण है, इसका आपको उल्लेख करना है, क्या करना है, इसका आपको उल्लेख करना है, इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप इसकी अगला ऑप्शन क्या है, इसको कर लीजिए। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एक तत्व की जो परमाणु संख्या है आपको 17 दिया है, कितना दिया है, 17 दिया है। इस सूचना के आधार पर आपको क्या उत्तर देना है। आपको यहाँ कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, और इसमें आपको एक हिंट दिया है कि अगर किसी तत्व का जो भार है 17 है, तो उसके आधार पर आपको क्या करना है, इस तत्व की पहचान करना है। इस तत्व की पहचान करना है कि ये धातु है कि अधातु है। सेकंड क्या है कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना है। सिंपल कर लो यार, 2 8 8 1 होता है, 2 8 8 2 होता है, इसके आधार पर आप लोग कर लीजिए ना। देखिए 2 8 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 8 7 क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसकी संयोजकता मतलब कि वैलेंसी की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं, तो अगर 2 8 7 हो रहा है तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, अधातु है। क्या है, ये अधातु है। अगर दोस्तों हम पहले की बात करते हैं, इस तत्व की पहचान क्या है, तो अगर 17 पहुँच आता है, इस तरफ आता है क्या, क्लोरीन आता है, क्या होता है, क्लोरीन आता है, यानी क्लोरीन का है एक अधातु है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1, क्या हो जाएगी, -1 क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसके समूह की संख्या ज्ञात करना है। आपको बताना है दोस्तों कि ये कौन सा समूह का तत्व है। ये 17वें समूह का, किस तरह का समूह है, 17वें ग्रुप का ये तत्व है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहचाने की यह किस प्रकार का आयन बनाता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मतलब ये क्या है, 1 माइनस में जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, 1 माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों यह किस तरह का आयन बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा, क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। इसके बाद उसको कह रहा है कि अन्य तत्वों के साथ इसके यौगिक का सूत्र लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो Cl यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाया हो। तो आप लोग सिंपल जानते होंगे क्या, HCl NaCl क्या हो जाएगा, NaCl। बहुत सारे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं Cl के साथ क्रिया करके आपका कंपाउंड बनाए रहते हैं। अगर आप इसमें से एक भी लिख दीजिएंगे ना, तो आपको 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर। बहुत सिंपल है यार दोस्तों, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका है। अब आगे बढ़ते हैं उपखंड ग नंबर। उपखंड ग में पहले देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन यानी लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे भी एग्जाम में आया हुआ था। इसलिए दोस्तों आपको भी क्या करना है, क्योंकि ये हर बार जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आप उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन अधिकांश बार पूछे गए हैं। तो आप लोग करिएगा दोस्तों, आप इसको थोड़ा ध्यान से इसको क्या करिए। आपको करना क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको फिगर बनाना है बस।
पुष्प का फिगर बना दीजिए। बहुत सिंपल फिगर है दोस्तों, बहुत सिंपल बनता है। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको छूटना ना पाए, है ना, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत 4 नंबर बहुत खलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्प के डिजाइन का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। आपको फिगर बनाने के बाद जो आप वहाँ पे प्रत्येक भाग रहेंगे उसका आप नामकरण कर दीजिए बस। आप उसमें कुछ लिखना नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं लिखना, आपको केवल फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद क्या करना है कि प्रत्येक भाग का नाम लिख दीजिए बस। आपको इसके लिए एग्जामिनर 4 नंबर दे रहा है। कितने नंबर? 4 नंबर दे रहा है, भर भर कर दे रहा है, तो आपको लूटने में क्या जा रहा है, लूटिए ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इस पे के बारे में आपको थोड़ा इस पे क्या करना है, उल्लेख कर देना है। और कितने नंबर का दोस्तों? अगर 4 नंबर का है तो आपको क्या करना है, कम से कम इतने अच्छे वर्डों का प्रयोग करिए जो एग्जामिनर है आपसे प्रभावित हो जाए और आपको कितने नंबर दे, 4 नंबर का पूरा दे दे। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है क्या कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, एक तरफ परंपरागत ऊर्जा स्रोत लिखना है, एक तरफ लिखना है गैर परंपरागत स्रोत। इन दोनों के बीच का अंतर आपको लिख देना है और प्लस आपको क्या करना है, आपको उदाहरण भी देना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब देख लेते हैं खंड, जो उपखंड आपका गा है इसका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको जानते हैं कि अगर आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तब आप वो इसमें क्या देगा, अथवा करके पक्का देगा। चाहे आप ऊपर वाला क्वेश्चन करिए, चाहे आप नीचे वाला करिए, आपकी इच्छा के अनुसार है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। सिंपल सा, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में वृक्क की संरचना को नामांकित चित्र की सहायता समझाइए। आपको इसको करना क्या है कि उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है आप ये लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वृक्क की संरचना होती है इसको क्या करना, आपको बनाना है, और जो संरचना आप बनाएंगे इसका आप उल्लेख करेंगे अच्छे से। कह रहा है क्या, इसमें क्या कह रहा है कि वृक्क की संरचना को नामांकित, यानी जो आपको जो वृक्क की संरचना आप उसको नामांकित करते हुए आप चित्र बनाना, क्या बनाना है, चित्र बनाना है। यानी इसकी सहायता से आप क्या करिए, वृक्क का उल्लेख कर दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेगा कितने नंबर, 6 नंबर दिया जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तब आपके लिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नांकित चित्र की सहायता से नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें भी आपको चित्र ही बनाना था, वृक्क का चित्र ही बनाना है। इसमें भी आपका क्या करना है कि आपको भी चित्र बनाना है, नर जनन तंत्र का चित्र बनाना ही है ना। तो आपके इसका चित्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसका वर्णन भी करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो सुइटेबल पड़े, आपको जिसके बारे में दोस्तों अच्छी तरह नॉलेज रहेगा आप उसी में लिखिएगा। अगर आपको इन दोनों में से किसी भी डाउट रहेगा तो उसको आप कतई भी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कितने नंबर की बात है, 6 नंबर की बात है दोस्तों। अगर आपको 6 नंबर लूटना है तो आपको अच्छी तरह से लिखना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तब जो आपका अगला स्टूडेंट रहेगा वो अच्छी तरह से इसका वर्णन करने के बाद वो नंबर लूट ले जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता रहेगा कि जिस टॉपिक उसको पता है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो आप भी क्या करिए दोस्तों कि जिस टॉपिक पर आपको पता हो वही चीज़ आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा, यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, तो क्योंकि उनको भी यह फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। जो हम प्रयास आपके लिए कर रहे हैं आप भी मेरा सपोर्ट करिए, मेरे उत्साह को दुगुना करिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, है ना। तो दोस्तों आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। तो यहाँ पे अब मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।